हेलो बच्चों, वेलकम इन डीपी क्लास। प्यारे बच्चों, हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो बेसिकली हम लोग इस पूरे चैप्टर में क्या सीखने वाले हैं, हम लोग सीखने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें, फ्लावरिंग प्लांट्स में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमको समझना है इस पूरे चैप्टर को, तो हमको ये समझना चल पड़ेगा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, फिर उसमें ये समझना पड़ेगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, फिर हमको ये समझना है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस पूरे फ्लावरिंग प्लांट में होती कैसे है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। तो हमारा पहला टॉपिक होगा बेटा रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो आप लोग पहले हेडिंग लगाइए रिप्रोडक्शन, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हो आप जनन, ठीक। अब अगर आप रिप्रोडक्शन को ध्यान से देखिएगा तो रिप्रोडक्शन में आपको ये नजर आएगा कि रिप्रोडक्शन दो वर्ड से मिलकर बना होता है। कितने वर्ड से मिलकर बना होता है बेटा? ये बना होता है हमारे दो वर्ड से, एक है री और दूसरा वर्ड है बेटा प्रोडक्शन, ठीक। री का मतलब होता है अगेन, अगेन का मतलब दोबारा, प्रोडक्शन मतलब टू प्रोड्यूस, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ किसी भी चीज़ को दोबारा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रिप्रोडक्शन कहलाती है, ठीक है। अब इसका हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेंस में क्या मतलब निकलता है? तो देखिए, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा बेटा, उसकी एक बेसिकली प्रॉपर्टी होती है कि वो रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा एक नया ऑर्गेनिज्म दोबारा बनाता है, उसी प्रोसेस को आप क्या कहते हो? रिप्रोडक्शन। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा अपने ही जैसे एक नए ऑर्गेनिज्म को दोबारा प्रोड्यूस करने की प्रोसेस ही क्या कहलाती है? रिप्रोडक्शन। समझ आई बात? ठीक है। अगर इसको डिफाइन करना चाहते हो तो आप क्या कहोगे? ठीक है, तो देखिए पहली बात क्या है, रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस है। और कैसी प्रोसेस है? ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। द प्रोसेस बाय विच एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म produce an organism like its own। लाइक इट्स ओन का मतलब बेटा अपनी सेम स्पीसीज का, मतलब जिस जाति का वो है उसी जाति का, ठीक है। जैसे अगर कोई ह्यूमन है तो वो ह्यूमन को ही जन्म दे सकता है, ह्यूमन का ही निर्माण कर सकता है। अब कोई ह्यूमन है वो कुत्ते बिल्ली गाय भैंस का जन्म थोड़ी दे सकता है। तो जिस स्पीसीज का वो ऑर्गेनिज्म है, अपने ही स्पीसीज के एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने की प्रोसेस ही क्या है बेटा? रिप्रोडक्शन है, ठीक है। फिर से आप समझ लीजिए, रिप्रोडक्शन कितने वर्ड से बना है? दो वर्ड से, एक री और एक दूसरा प्रोडक्शन। री का मतलब हो गया अगेन, अगेन का मतलब दोबारा, और प्रोडक्शन का मतलब हो गया टू प्रोड्यूस यानी दोबारा जन्म देना। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म द्वारा अपने ही जैसे एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देने के प्रोसेस ही क्या है? रिप्रोडक्शन है, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन को देखोगे बेटा तो यह होता है दो टाइप का। आप इसके टाइप को देखोगे, तो ये आपको नजर आएगा बेटा कितने टाइप का? दो टाइप का। एक को कहते हो आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरे को आप कहते हो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एक हो गया आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक हो गया आपका एसेक्सुअल। एक काम करते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं इधर, यानी कि एक हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब हमको क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? हमको तो पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर भी हम समझ लेते हैं कि दोनों होता क्या है। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें आपको दो अपोजिट सेक्स के ऑर्गेनिज्म की आवश्यकता होती है। जैसे एक मेल होना चाहिए, दूसरा कैसा होना चाहिए? फीमेल होना चाहिए, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें क्या होता है, दो अपोजिट सेक्स वाले पेरेंट्स होने चाहिए, यानी एक मेल होना चाहिए और एक फीमेल होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि उनमें क्या बनना चाहिए बेटा? गैमेट बनना चाहिए, ठीक है। तो गैमेट क्या होता है? गैमेट एक तरीके की हैप्लॉइड सेल होती है, भी देखते हैं आगे क्या होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें दो अपोजिट सेक्स वाले पेरेंट्स की नीड होती है और जिनमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है, उसको आप क्या कहते हो? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पहली नीड क्या है? टू
अपोजिट सेक्स पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड। ठीक, दो अपोजिट सेक्स वाले क्या होने चाहिए, पेरेंट। अपोजिट सेक्स वाले पेरेंट्स का मतलब क्या होता है बेटा, अपोजिट सेक्स वाले पेरेंट्स का मतलब एक होना चाहिए आपका मेल एंड सेकंड वन इज फीमेल। ठीक, दूसरी इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि इन अपोजिट सेक्स वाले पेरेंट्स में क्या बनने चाहिए, गैमेट बनने चाहिए। ठीक, तो गैमेट फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड इन दिस रिप्रोडक्शन। मतलब इस टाइप के रिप्रोडक्शन में क्या बनने चाहिए, इस टाइप के रिप्रोडक्शन में आपके गैमेट बनने चाहिए। ठीक है, तो देखिए जो मेल ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर क्या होगा बेटा, उसके अंदर होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, इसको शॉर्ट में मैंने लिख दिया, आप समझ लीजिएगा। फीमेल में क्या होगा बेटा, फीमेल में होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होंगी, जर्म सेल्स होंगी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में भी क्या होंगी, जर्म सेल्स होंगी। इन जर्म सेल्स में बेटा मियोसिस होती है, जिसको आप अर्धसूत्री विभाजन कहते हो। मियोसिस होने के बाद क्रोमोसोम के नंबर क्या हो जाते हैं, सेल्स में हाफ हो जाते हैं। ये जर्म सेल्स अगर 2n रही होगी तो मियोसिस होने के बाद जो सेल बनेगी वो कैसी होगी बेटा, n होगी। जर्म सेल्स में मियोसिस होती है, मियोसिस होने के बाद क्या बनते हैं, मियोसिस होने के बाद गैमेट बनते हैं। और ये गैमेट कहाँ से बन रहा है, मेल में बन रहा है, तो इसको नाम क्या दोगे आप, मेल गैमेट। सेम ऐसे ही ये जर्म सेल्स भी कैसे होती है, डिप्लॉयड होती है। इसमें होता है मियोसिस, तो इससे भी बनती है बेटा एक हैप्लॉयड सेल। ठीक, और इस हैप्लॉयड सेल को आप क्या नाम देते हो, इसको आप नाम देते हो फीमेल गैमेट का। ठीक है, तो फिलहाल आपको मेरे हिसाब से तो आपने पढ़ा होगा कि मियोसिस माइटोसिस क्या होते हैं, 11th में भी होता है, क्लास 9th में भी होता है। ठीक है, अगर आप चाहो तो थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो, मान लीजिए आपके पास एक सेल है जिसमें क्रोमोसोम के नंबर 46 हैं। हम अपनी ही सेल ले लेते हैं, हमारी ये हो गई ह्यूमन सेल। मेल की ले लो चाहे फीमेल की ले लो, क्रोमोसोम के नंबर कितने हैं बेटा, 46 हैं। तो 46 का मतलब है कि एक्चुअल क्रोमोसोम हमारे 23 होते हैं, 23 के हमारे 2 सेट पाए जाते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए, 46। अब देखिए इस 46 क्रोमोसोम को मैंने कह दिया ये कैसे हैं बेटा, 2n है। मतलब जब क्रोमोसोम के नंबर पूरे होते हैं ऐसे सेल को क्या कह दिया हमने, 2n। 2n को हम लोग कहते हैं डिप्लॉयड सेल यानी द्विगुणित कोशिका। एक ऐसी सेल हो गई मेरी, डिप्लॉयड सेल हो गई। अब इस डिप्लॉयड सेल में 2 तरीके का डिवीज़न हो सकता है, या तो ये माइटोसिस कर सकता है या तो ये मियोसिस कर सकता है। सपोज करिए अगर इसने माइटोसिस किया, अगर इस सेल ने माइटोसिस किया तब ये क्या करेगी, तब देखिए ये एक सेल है, 2n सेल थी, माइटोसिस हुई इसमें। माइटोसिस होने के बाद ये अपने ही जैसी सेम 2 सेल्स बना लेगी। ठीक, माइटोसिस जो होता है बेटा वो इक्वल डिवीज़न होता है। ठीक, इक्वल डिवीज़न का मतलब क्रोमोसोम के नंबर क्या होंगे, सेम होंगे। हिंदी में इसको समसूत्री कहते हो। सम मतलब समान, सूत्र मतलब गुणसूत्र वाली। यानी यहाँ पर अगर 46 वाली सेल थी तो यहाँ पर भी कितने बनेंगी, 46 वाली ही बनेंगी, लेकिन नंबर में कितने बनेंगी, 2। यानी एक 2n से आगे भी क्या बन रही है बेटा, 2n बन रही है। तो ये प्रोसेस हो गई माइटोसिस की यानी समसूत्री विभाजन की। इसको आप कहते हो समसूत्री। समसूत्री को आप इलेबोरेट करोगे ना तो आपको समझ आएगा, सम मतलब समान, सूत्री मतलब गुणसूत्र। यानी ऐसा विभाजन जिसमें आने वाली कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, पेरेंट सेल के समान होती है, उसको आप क्या कहोगे, उसको आप कहोगे कि माइटोसिस है। ठीक, अब आइए ऐसे देखते हैं कि मियोसिस क्या होता है। सपोज करिए मेरे पास एक सेल है बेटा 46 की। ठीक है, इस 46 के सेल में मुझे कराना है मियोसिस। क्या कराना है, मियोसिस यानी अर्धसूत्री। अर्धसूत्री से साफ साफ आपको ये पता चल रहा है, अर्ध मतलब आधा, सूत्र मतलब गुणसूत्र। ठीक है, यानी अब जो आने वाली सेल्स होंगी ना उनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, पेरेंट सेल्स की आधी होगी। पेरेंट सेल्स में कितने हैं, 46 हैं। आने वाली सेल्स में क्या होंगे, इसके आधे होंगे यानी 23 होंगे। तो मियोसिस जो होता है ना बेटा वो 2 स्टेप में होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। ठीक है, तो मियोसिस फर्स्ट यहाँ पर मैंने किया,
यहाँ पर किया मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा, आपकी 2 सेल्स बनेंगी, क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो गए। मियोसिस फर्स्ट हुई, क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो गए। ये अगर सेल 2n थी तो 2n का हाफ कितना होता है, 2n का आधा कितना होता है, n होगा। ठीक, तो इनको आप क्या कहोगे, इनको कहोगे आप ये n है। अब यहाँ पर देखो गुणसूत्रों की संख्या आधी हो रही है ना, गुणसूत्रों की संख्या में कमी आ रही है ना, तो जो मियोसिस फर्स्ट होता है ना उसको हम लोग कहते हैं रिडक्शनल डिवीज़न। क्या कहोगे, रिडक्शनल डिवीज़न। रिडक्शनल डिवीज़न इसलिए क्योंकि क्रोमोसोम के नंबर क्या हो रहे हैं, हाफ हो रहे हैं। अब देखो इस वाली सेल में भी क्या होगा बेटा, मियोसिस सेकेंड होगी। इस वाली सेल के अंदर भी क्या होगा, मियोसिस सेकेंड होगी। तो जो काम इस सेल के साथ होगा सेम वही काम इस सेल के साथ होगा। तो मियोसिस सेकेंड जब होगी ना तो इससे भी बेटा 2 टाइप की 2 सेल बनेंगी। ठीक, अब देखो मियोसिस सेकेंड जो होता है ना वो इक्वेशनल होता है। इक्वेशनल कैसा, जैसे आपका माइटोसिस हुआ था, उसमें क्रोमोसोम के नंबर हाफ नहीं होंगे, उसमें कैसे होंगे, इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हुआ इक्वेशनल डिवीज़न। अगर ये इक्वेशनल डिवीज़न है तो क्रोमोसोम के नंबर कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे, यानी सेम रहेंगे। तो इसके बाद जो सेल्स आएंगे ना, इसमें बनेगा 23 क्रोमोसोम, इसमें भी 23, यहाँ पर जो 2 बनेंगे उसमें भी कितने बेटा, 23। तो इक्वेशनल डिवीज़न किसके जैसा होता है, तो वो सर माइटोसिस के जैसा होता है। और मियोसिस फर्स्ट कैसे होता है, रिडक्शनल होता है, नहीं उसमें क्रोमोसोम के नंबर क्या होते हैं, हाफ हो जाते हैं। अब आप देख पा रहे होगे ना कि यहाँ पर 46 की एक सेल थी, इस एक सेल से मैंने कितनी बनाई, मियोसिस फर्स्ट कराया, क्रोमोसोम के नंबर हाफ हुए, हाफ होने के बाद इसको मैंने क्या कर दिया, n हो गई। क्रोमोसोम के नंबर 2n थे, आधे हो गए यानी n हो गए। अब इसको मैंने क्या कहा कि ये मेरे प्रोडक्ट हैं किसके, मियोसिस फर्स्ट के। अब मियोसिस फर्स्ट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना उनमें होती है मियोसिस सेकेंड, तो पहले वाले में भी होगी और दूसरे वाले में भी होगी। पहले वाले में इक्वेशनल डिवीज़न हुआ तो कितनी सेल्स बनी, 2 सेल्स, 23 एंड 23 की। दूसरे वाले में हुआ मियोसिस सेकेंड, तो इसमें भी कितनी बनी बेटा, 2 सेल बनी, 23 एंड 23। अब ये जो 4 सेल बन रही हैं, इन चारों सेल की खास बात यह है कि ये n है, और n सेल को बेटा आप कहते हो हेप्लॉइड। जैसे 2n सेल को आपने क्या नाम दिया था, डिप्लॉइड, वैसे इसको क्या कहोगे आप, हेप्लॉइड। हेप्लॉइड मीन्स हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड डिप्लॉइड मीन्स कंप्लीट नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इतना बात क्लियर है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर आ जाइए आप इस साइड में। मेल के अंदर क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या होती हैं, जर्म सेल्स होती हैं। उन जर्म सेल्स में मियोसिस होगी, तो मियोसिस होने के बाद क्या बनती हैं, यहाँ पर देखो आपने इस मान लिया यही वाली मेरी जर्म सेल थी और जर्म सेल में मियोसिस कराया तो क्या बनती है, हेप्लॉइड सेल्स बनती हैं ना। तो ये जो मेरा मेल गैमेट बना है ये n है और n सेल है, तो कैसा होगा, ये हेप्लॉइड होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर भी मियोसिस हो रही है जर्म सेल के अंदर, यहाँ पर भी देखो n सेल बन रही है, 2n से क्या बन गई n, जैसे यहाँ पर ये 2n से क्या बन गई थी n, सेम वैसे ही यहाँ पर 2n से बन गई n। ये भी क्या ऐसा होगा बेटा, ये भी होगा आपका हेप्लॉइड। तो 2 खास बातें आपको याद रखनी है। पहली बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ये है कि इसमें 2 अपोजिट सेक्स वाले पेरेंट्स होते हैं, मेल एंड फीमेल। मेल के अंदर क्या बनते हैं बेटा, गैमेट्स बन। दूसरी खास बात यह है कि उनमें गैमेट का फॉर्मेशन होना चाहिए, तो मेल के अंदर बनेगा मेल गैमेट, ठीक, और फीमेल के अंदर बनेंगे फीमेल गैमेट। अब फिर इसमें ये जो आपके मेल गैमेट हैं, आपके पास क्या है, मेल गैमेट, एंड आपके पास क्या है बेटा, फीमेल गैमेट। दे फ्यूज टुगेदर, ये आपस में क्या करेंगे, फ्यूज़ करेंगे, और फ्यूज़ करने के प्रोसेस को आपने कह दिया फर्टिलाइजेशन। ये मेल गैमेट कैसा होता है, यन होता है। फीमेल गैमेट भी कैसा होता है बेटा, यन होता है। दोनों यन आपस में कंबाइन करके क्या बना देंगे, 2n सेल। और ये 2n सेल जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनी है क्या कहलाएगी, ये जाइगोट कहलाएगी। ठीक है, कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें ये प्रोसेस होती ही होती है। अपोजिट सेक्स वाले पेरेंट्स होंगे, हर पेरेंट्स के अंदर अपने अपने गैमेट बनेंगे, फिर दोनों गैमेट आपस में फ्यूज़ करेंगे। फ्यूज़ करने के बाद क्या बनेगा, फ्यूज़ करने के प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है, जो एक 2n स्ट्रक्चर होता है। फिर इसमें बेटा माइटोसिस होती है। अब माइटोसिस होगी तो 2n से 2n वाली ही बनेगी, मतलब जैसी रहेगी सेम वैसी नहीं बन जाएंगी। तो इसमें लगातार माइटोसिस होती जाती है। लगातार माइटोसिस होने के बाद क्या बनता है बेटा, इसमें एम्ब्रियो बनता है। फिर एम्ब्रियो से क्या होता है, एक नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। तो देखिए 2 अपोजिट सेक्स वाले पेरेंट्स थे, उनके अंदर ये प्रोसेस चली, क्या बने, गैमेट बने। गैमेट बनने के बाद क्या बना, फिर फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन बनने के बाद क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बना। जाइगोट में माइटोसिस हुई, लगातार विभाजन हुए, एम्ब्रियो बना। फिर एम्ब्रियो से किसका डेवलपमेंट हुआ, ऑर्गेनिज्म का। तो अब 2 अपोजिट सेक्स वाले पेरेंट्स ने एक नया ऑर्गेनिज्म बनाया ना,
जहाँ से लेकर यहाँ तक की जो प्रोसेस हुई ना, एवरीथिंग इज काउंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सारी चीज़ें जो है ना किस में काउंट होंगी बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। यानी अगर मुझे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी में पढ़ना है तो मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे देखना पड़ेगा उसके दो अपोजिट सेक्स वाले पेरेंट्स कौन कौन से हैं। एक मेल पेरेंट्स को पढ़ना पड़ेगा, एक फीमेल को। फिर मैं अगर मेल को पढ़ूंगा तो मेल के अंदर देखूंगा कि उसके अंदर कौन कौन से रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। फिर मैं ये देखूंगा कि उस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो जर्म सेल है, उस जर्म सेल से उस मेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, मतलब मेल गैमेट का निर्माण कैसे हो रहा है, मैं ये भी पढ़ूंगा। उसके बाद मैं दूसरा पढ़ूंगा फीमेल को, कि फीमेल सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन में जो फीमेल जर्म सेल्स होंगी उनमें मियोसिस से कैसे फीमेल गैमेट बनता है, ये भी मैं देखूंगा। ठीक है, इतना सब देखने के बाद फिर मैं ये देखूंगा कि चलो मैंने मेल गैमेट बना लिया, मैंने फीमेल गैमेट बना लिया, अब दोनों का क्या करूंगा, मैं दोनों का फ्यूज़न कराऊंगा यानी फर्टिलाइजन कराऊंगा। तो मुझे किसकी प्रोसेस पढ़नी पड़ेगी कि फर्टिलाइजन की प्रोसेस कैसे होती है। ठीक है, तो फर्टिलाइजन की प्रोसेस देखने के बाद मैं किसका फॉर्मेशन कर लूँगा, जाइगोट का। चलिए भाई मैंने जाइगोट बना लिया। अब जाइगोट तो मेरा बन गया, लेकिन जाइगोट मैं भी ये भी तो देखूंगा ना कि इस जाइगोट से कैसे एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है, देखूंगा ना। तो देखो यहाँ पर तीन चीज़ें हैं। एक तो फर्टिलाइजन के पहले कुछ घटनाएं घट रही हैं। फर्टिलाइजन के पहले क्या घटना घट रही है कि ये युग्मक का निर्माण कैसे हो रहा है, यानी गैमेट का निर्माण कैसे हो रहा है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसा है। ये सब मैं कब पढ़ूंगा, फर्टिलाइजेशन के पहले। तो फर्टिलाइजेशन के पहले जो कुछ भी पढ़ा ना उसको मैंने कह दिया बेटा वो है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसके पहले जो भी घटनाएं हैं ये सारी और ये सारी, इसको मैं क्या कह दूंगा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। फिर बाद में क्या पढ़ूंगा मैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट को मैंने पढ़ लिया, देख लिया कैसे गैमेट बनता है, क्या बनता है। फिर मैं देखूंगा कि फर्टिलाइजेशन एक्चुअली कैसे होता है। तो इसके बाद मैं क्या देखूंगा बेटा, इसके बाद देखूंगा मैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन देखने के बाद फिर क्या देखूंगा मैं, फिर मैं ये देखूंगा कि चलिए फर्टिलाइजेशन करा के मैंने जाइगोट बना लिया, अब इस जाइगोट से कैसे ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। तो जाइगोट से फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट से जो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट है ना, ये सारी घटना फर्टिलाइजेशन के बाद ही तो हो रही है ना। तो पहले के लिए अगर मैंने प्री इस्तेमाल किया था तो बाद के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा पोस्ट। एक वर्ड इस्तेमाल किया मैंने पोस्ट, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा बेटा मैं, ये बाद की जो भी सारी घटनाएं हैं ना ये है आपकी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक, अब हमारा एक आइडिया क्रिएट हो गया है कि मैं इस पूरे चैप्टर को, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फ्लावरिंग प्लांट है, इस पूरे चैप्टर को मैं 3 स्टेज में पढ़ने वाला हूँ। पहला स्टेज ये होगा कि मैं ये देखूंगा कि जो फ्लावर्स होते हैं या फिर जो ये आपके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं ये कैसे बने होते हैं, उसकी जर्म सेल्स कैसी होती हैं, उसके मियोसिस कैसे होती है, उसमें गैमेट्स कैसे बनते हैं, गैमेट बनने तक की घटना को हम किस में पढ़ेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में। ठीक है, उसके बाद फिर मैं ये पढ़ूंगा चलो ठीक है मेल गैमेट बना लिया, फीमेल गैमेट बना लिया, अब इनका फ्यूज़न कैसे कराते हैं। तो इनका फ्यूज़न कराने के बाद हम क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। तो फ्यूजन की प्रोसेस को मैंने कह दिया फर्टिलाइजेशन। तो फिर मैं देखूंगा फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, गैमेट बनाया, गैमेट को फ्यूज़ कैसे कराया। ठीक, ये सारी चीज़ें हमने देख ली किसमें, प्री फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन में। अब इसके बाद मैं देखूंगा कि चलिए ठीक है मैंने तो जाइगोट बना लिया ना, अब इस जाइगोट के बाद कैसे एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है, ये बात मैं कब देखूंगा, ये बात देखूंगा मैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। तो होल चैप्टर विल बी कवर्ड इन 3 टॉपिक, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ये 3 मेन प्रोसेस हैं, इनके बाद भी छोटी छोटी अलग अलग प्रोसेसेस होती रहेंगी। ठीक है, तो एक तो इस पूरे चैप्टर का जो मेरा एक स्टार्टिंग था वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, एक्चुअल में रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें क्या होता है, ये चीज़ें तो मैंने सीख ली हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो चीज़ें, जिन चीज़ों की जरूरत होती है वो चीज़ें, उन चीज़ों की जरूरत एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होती है, ना ही उसमें 2 अपोजिट सेक्स के पेरेंट्स चाहिए और ना ही उसमें गैमेट फॉर्मेशन की नीड होती है। उसमें स्पोर्स वगैरह बनते हैं, तो वो एक अलग चीज़ें हैं, जब कभी हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में तो देखेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए हमको क्या सीखना था, अभी के लिए हमको सीखना था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये हमारा ओवरव्यू तैयार हो गया। ठीक, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, ये मामला तो मैंने सेट कर दिया कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। अब आइए देखते हैं कि एक्चुअली में फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं। तो अगला टॉपिक छोटा सा लगा लीजिएगा, ये आपका छोटा सा पहला टॉपिक था, और इसमें एक छोटा सा दूसरा टॉपिक लगा लीजिएगा बेटा, फ्लावरिंग प्लांट्स का। ठीक,
नाम से ही पता चल रहा है फ्लावरिंग मतलब फ्लावर, प्लांट मतलब प्लांट्स, यानी ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर होते हैं उनको आप क्या कहते हो, फ्लावरिंग प्लांट्स। तो दोज प्लांट विच बियर फ्लावर आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट। दोज प्लांट्स विच हैव फ्लावर। अच्छा, जिनमें फ्लावर होता है उनकी एक खास बात होती है कि बेटा उनमें सीड्स भी होते हैं, ठीक। तो दोज प्लांट्स विच हैव फ्लावर एंड सीड्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट्स किसे कहोगे, दोज प्लांट्स विच हैव फ्लावर एंड सीड्स इन एनी स्टेज ऑफ दियर लाइफ स्पैन। मतलब लाइफ स्पैन का मतलब उनके पूरे जीवन काल में किसी न किसी अवस्था में अगर उनमें फ्लावर बन रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे बेटा, फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाएंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। क्लास 11 में बेटा एक चैप्टर है आपका प्लांट किंगडम का। जितने सारे प्लांट्स हैं इस अर्थ पर, जितने सारे प्लांट्स हैं उनको बेटा अलग अलग कैटेगरी में आपने डिवाइड कर दिया है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, जिनमें रूट स्टेम लीव्स वगैरह नहीं भी होती हैं, ठीक, उनके लिए अलग कैटेगरी बनाई। जिनमें होती हैं, जिनमें स्टार्टिंग आपको दिखी कि हाँ इनमें रूट्स लीव्स और स्टेम बनता हुआ दिख रहा है, उनके लिए आपने अलग कैटेगरी बनाई। कुछ ऐसे दिखे जिनमें फ्लावर नहीं होता था, सीड्स होते थे और सीड्स के ऊपर कवर नहीं होता था, उनके लिए आपने अलग कैटेगरी बनाई जिसको आपने जिम्नोस्पर्म कहा, ठीक। और कुछ जो होते थे सबसे हायर प्लांट्स होते थे, मतलब सबसे उच्च श्रेणी के प्लांट्स होते हैं जिसमें फ्लावर बनते हैं, ठीक है, उनके लिए आपने एक अलग कैटेगरी बना दी। तो होल प्लांट किंगडम विल बी डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में? 5 पार्ट्स में। तो इस अर्थ पर जितने प्लांट्स हैं उन सबको एक बड़े से ग्रुप में रखा गया जिसका नाम रखा गया बेटा प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम को मैंने डिवाइड किया 5 पार्ट्स में। मतलब इसके कितनी कैटेगरीज बनाई मैंने? 5 कैटेगरीज। पहली कैटेगरी थी बेटा एल्गीज की। ये सबसे सिंपल प्लांट्स होते थे, ठीक। उसके बाद आते हैं आपके ब्रायोफाइट्स, फिर आते हैं आपके टेरिडोफाइट्स, देन आते हैं आपके जिम्नोस्पर्म्स, एंड लास्ट आते हैं बेटा आपके एंजियोस्पर्म्स, ठीक। तो देखो ये है प्लांट्स की कैटेगरीज, ठीक। ऊपर जो है सबसे सिंपल फॉर्म में है, नीचे जो है वो सबसे हायर प्लांट है। ये सबसे सिंपल प्लांट है और ये सबसे हायर प्लांट है। अब देखिए फ्लावर्स क्या होते हैं। फ्लावर्स तो बेटा बहुत ही हाईली डेवलप्ड स्ट्रक्चर होते हैं। कहाँ मिलेंगे? सिंपल प्लांट में कि हायर प्लांट में? तो आप कहोगे सर हायर प्लांट में, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। कहाँ मिलेगा हमको? हायर प्लांट्स। तो ये जो हायर प्लांट्स हैं मेरे एंजियोस्पर्म, इनमें क्या बनते हैं? इनमें बनते हैं बेटा फ्लावर। ये क्या होते हैं? फ्लावर बियरिंग होते हैं, यानी इनमें होते हैं फ्लावर्स। और इन फ्लावर बियरिंग प्लांट्स को ही हमने क्या नाम दे दिया? एंजियोस्पर्म्स का, ठीक है। तो ये आपके फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। इनको एक और नाम से जाना जाता है। इनको आप और क्या कह सकते हो? इनको आप कहते हो एंजियोस्पर्म, ठीक। एंजियोस्पर्म प्लांट्स, यानी प्लांट विच हैव फ्लावर एंड सीड आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म प्लांट। तो कुल मिलाकर मुझे क्या देखना है? मुझे देखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है? फ्लावरिंग प्लांट में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है वो मेरे समझ आ गया, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं वो मेरे समझ में आ गया है, ठीक है। तो अब फ्लावरिंग प्लांट्स में जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने जाएंगे तो हमको 2 चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें बेटा आगे परेशान करती हैं आपको। तो इन चीज़ों को आप पहले ही क्लियर करके रख लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा। हर प्लांट का क्या होता है? एक जीवन चक्र होता है। जीवन चक्र का मतलब कोई एक प्लांट होगा, ठीक। वो फिर इन सारी प्रोसेस से गुजरता हुआ फिर से क्या बनाएगा? एक नया प्लांट। मतलब एक प्लांट था, वो इन सारी प्रोसेस से गुजरता हुआ फिर से क्या बना दिया उसने? एक नया प्लांट। तो एक प्लांट से फिर क्या बना? एक नया प्लांट। फिर ये नया प्लांट भी इस सब चीज़ों से गुजरता हुआ फिर से एक नया प्लांट बनाएगा। यानी ये प्रोसेस चलती रहती है। इसी को आप कहते हो जीवन चक्र। मतलब एक प्लांट से क्या बनेगा? एक प्लांट होगा, उससे एक नया प्लांट बनेगा, ये नया प्लांट फिर से क्या बनाएगा? एक प्लांट बनाएगा, फिर से इस प्लांट से फिर एक नया प्लांट। तो ये जीवन चक्र है जो चलता रहेगा, ठीक है। इसको आप क्या कहते हो? लाइफ साइकिल। तो एंजियोस्पर्म प्लांट की मुझे क्या देखनी है? लाइफ साइकिल। तो यहाँ मैंने लिखा लाइफ साइकिल ऑफ
एंजियोस्पर्म। कोई भी एंजियोस्पर्म प्लांट होगा उसके अंदर ये उसके लाइफ साइकिल में ये सारी घटनाएं घटेंगी। अब बोलोगे सर घटेंगी, ठीक है। अगर ये प्रोसेस घटेंगी उसकी लाइफ साइकिल में तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर ये सारी चीज़ें जो घट रही हैं वो क्या है, इसकी लाइफ साइकिल का पार्ट है, कह सकता हूँ ना। अब इसकी लाइफ साइकिल को 2 स्टेज में मैंने डिवाइड कर दिया। कोई भी प्लांट होगा वो कितने स्टेज में होता है, अपनी पूरे जीवन चक्र में ना वो 2 स्टेज में होता है। एक स्टेज को कहा बेटा मैंने स्पोरोफाइटिक स्टेज। क्या कहा मैंने इसको, स्पोरोफिटिक स्टेज। एंड द सेकेंड स्टेज इज नोन एज गैमेटोफिटिक स्टेज। तो कोई भी प्लांट है ना, कोई भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट है वो कितने स्टेज से गुजरता है बेटा, 2 स्टेज से। पूरे जीवन काल में अपने 2 स्टेज से गुजरेगा। एक स्टेज होगा स्पोरोफाइट, एक स्टेज होगा उसका गैमेटोफाइट, ठीक है। तो ये स्पोरोफाइट स्टेज क्या होते हैं, गैमेटोफाइट स्टेज क्या होते हैं, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझना बेहद ज़रूरी है। अगर इसके कॉन्सेप्ट को आप स्टार्टिंग में ही समझ लेते हैं ना तो चैप्टर का 20% चीज़ आपके लिए आसान हो जाता है। क्योंकि बाद में जब ये आएगा मेल स्पोरोफाइट, फीमेल स्पोरोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, देन आप परेशान हो जाओगे कि सर ये स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट क्या होता है, ठीक है। तो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट समझने के लिए अभी हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो लाइफ साइकिल है ये किस तरीके से घटित हो रही है, ठीक है। तो इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भी हम लोग आगे देखते हैं। तो फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म के कितने पार्ट होंगे, 2 पार्ट। यानी कोई भी प्लांट होगा वो कुछ टाइम तक स्पोरोफिटिक स्टेज में रहेगा, कुछ टाइम तक वो गैमेटोफिटिक स्टेज में रहेगा। तो जो स्पोरोफिटिक स्टेज होती है बेटा वो डिप्लॉयड होती है। डिप्लॉयड होती है यानी 2n होती है, यानी उसमें क्रोमोसोम के नंबर पूरे होते हैं। कैसे होते हैं, पूरे। जैसे यहाँ पर देखा डिप्लॉयड सेल कैसी होती है बेटा, 2n, उसमें क्रोमोसोम के नंबर कैसे होते हैं, पूरे होते हैं। जो गैमेटोफिटिक स्टेज होती है ये कैसी होती है बेटा, हैप्लॉयड स्टेज होती है, यानी ये n होती है। मियोसिस के बाद जो स्टेज शुरू होगी ना वो कैसी हो जाएगी, वो गैमेटोफिटिक हो जाएगी। मियोसिस से पहले जब तक वो प्लांट 2n कंडीशन में है तब वो क्या है, स्पोरोफाइट है। जब गैमेटोफाइट होके जब मियोसिस करके उसने अपने आप को हैप्लॉयड किया देन वो क्या है, देन वो गैमेटोफाइट है। अब छोटा सा अगर आपको क्रक्स से याद रखना है तो आप इतना याद रखिएगा, स्पोरोफाइट क्या है, स्पोर बियरिंग बॉडी जो होती है, जो स्पोर को धारण करेगा वो स्पोरोफाइट, जो गैमेट को धारण करेगा वो गैमेटोफाइट, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट करना है इसको आप कर लीजिए, अदरवाइज इसको रफ करते हैं। अगर यहाँ नीचे की चीज़ें नहीं दिख रही हैं ना तो मैं उसको एक बार ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ की जो चीज़ें आपको नहीं दिख रही हैं उसको मैं एक बार ऊपर लिख देता हूँ। देखो यहाँ का कॉन्सेप्ट एक बार फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, ठीक है। वो क्लियर करने के बाद ही फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो देखिए सबसे पहले क्या था, मेरे पास एक सेल थी जो 46 थी, जिसको मैंने क्या कहा कि ये कैसी है, डिप्लॉयड सेल है, क्रोमोसोम के नंबर 46 हैं। इसमें हुई बेटा माइटोसिस। माइटोसिस होने के बाद कितने सेल्स बनेंगे इसमें, 2 सेल्स। माइटोसिस का मतलब इक्वल डिवीजन होता है, और इक्वल है तो ये भी क्रोमोसोम के नंबर इसमें भी कितने होंगे, 46। और 46 वाली को अगर मैंने 2n कहा था तो इसको भी मैं क्या कहूँगा बेटा, 2n कहूँगा, ठीक है। दूसरा काम मेरा यहाँ पर क्या हुआ था, दूसरा काम यहाँ पर हुआ था कि मेरे पास एक 46 की सेल थी जिसमें क्या हुई है, इसमें हुई है मियोसिस। एंड व्हाट विल हैपन इन मियोसिस, मियोसिस होती है बेटा 2 स्टेप में, एक होती है मियोसिस फर्स्ट और एक होती है मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट होती है रिडक्शन और डिवीजन। क्रोमोसोम के नंबर कितने होने हैं इसमें, क्रोमोसोम नंबर विल बी हाफ, यानी 46 से क्या बनेंगी, 23 एंड 23 की 2 सेल्स बनेंगी। ये अगर आपका 2n है देन इल विड बी 23 एंड 23। अब जब इसमें मियोसिस सेकेंड होगी बेटा, इसमें मियोसिस सेकेंड होगी एंड इसमें भी क्या होगी, मियोसिस सेकेंड होगी। तो मियोसिस सेकेंड होता है इक्वेशनल डिवीज़न।
मियोसिस सेकेंड अगर इक्वेशनल डिवीज़न है तो इसमें भी 23 एंड 23 के सेल्स बनेंगे। ठीक है, इस 23 को मैंने क्या कह दिया, ये कैसे सेल है बेटा, हैप्लॉइड है, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर क्या है, हाफ है। तो 2n, ये 2n था, 2n का हाफ हो गया तो n हो गया। अब इसको भी मैं क्या कहूँगा, n, यानी ये चारों सेल कितनी है बेटा, ये चारों सेल हैप्लॉइड है यानी n है। तो यानी एक सेल में माइटोसिस होती है तो 2 नई सेल बनती हैं, और एक सेल में अगर मियोसिस होती है तो कितनी सेल बनती हैं, 4 बनती हैं, जिनमें क्रोमोसोम के नंबर हाफ होते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब अगर इसके नीचे आपको नहीं समझ आ पा रहे हो, अगर यहाँ से देखो तो इसको भी मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, इसको रफ करके। देखिए यहाँ पर क्या होता है, आपके पास है बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या होंगे, मेल जर्म सेल्स होंगे। मेल जर्म सेल्स के अंदर मैंने क्या करा दिया, मैंने करा दिया उसके अंदर मियोसिस। मियोसिस करने के बाद क्या बनेंगी, छोटी छोटी सेल्स बन जाती हैं। एक सेल में मियोसिस होती है तभी आपने देखा ना 4 बनती हैं, तो चलो उनमें से एक को मैंने ले लिया है, वो ये है। जर्म सेल बेटा 2n होती है, मियोसिस होने के बाद क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जाएंगे, यानी वो n हो जाएगी। और इसको आप क्या कहते हो, इसको आप कहते हो ये आपका गैमेट है। क्या है बेटा, ये गैमेट है। अब मेल के अंदर बन रहा है तो नाम क्या दे दिया आपने इसका, मेल गैमेट। ऐसे ही सेम फीमेल के अंदर क्या होता है बेटा, फीमेल के अंदर आपका फीमेल जर्म सेल्स होंगी, और इससे क्या बनेगा, इससे बनता है आपका एक मियोसिस हो जाएगी इसमें। मियोसिस होने के बाद इससे क्या बनेगा, एक सेल बनेगा जो कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। ये भी हैप्लॉइड है, यानी क्रोमोसोम के नंबर हाफ हैं, एंड दिस वन विल बी आल्सो हैप्लॉइड। इसमें भी क्रोमोसोम के नंबर कितने हैं, हाफ हैं। इसको आपने मेल गैमेट कहा, इसको आप क्या नाम दोगे, इसको आपने कहा ये क्या है बेटा, फीमेल गैमेट है। और इन मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का आपने क्या कराया, फ्यूज़न कराया। फ्यूज़न कराने के बाद जाइगोट बना, जाइगोट में फिर से आप माइटोसिस कराते हो तो एम्ब्रियो बनता है, और इस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो बेटा क्या बनता है, एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें अगर दिख रही हैं तो ठीक है, नहीं दिख रही हैं तो उन चीज़ों को मैंने यहाँ कवर कर दिया है। तो आई होप अब चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, अगर क्लियर हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कौन से कॉन्सेप्ट में, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो आइए देखते हैं स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट का कॉन्सेप्ट। तो चलो बेटा ध्यान दोगे इधर आप। देखो सबसे पहले जो हमको सीखना है वो है हमारा स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। जब हम ये सीख लेंगे ना तो एक थोड़ा सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट थोड़ा सा आसान हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, तो चलिए हमने क्या देखा कि मेरा एक एंजियोस्पर्म प्लांट है। क्या है बेटा, एक एंजियोस्पर्म प्लांट है। एंजियोस्पर्म प्लांट की क्या होती है, एक लाइफ साइकिल होती है। ठीक, और इसके लाइफ साइकिल में मैंने देखी कि 2 स्टेज होती हैं। एक होती है बेटा स्पोरोफाइट स्टेज, और एक होती है बेटा इसकी गैमेटोफाइट स्टेज। ठीक, अब हमें समझना है कि स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट क्या होता है। तो एक हेडिंग लगा लीजिए आप, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। तो सिंपल वर्ड्स में अगर समझना चाहो ना तो स्पोरोफाइट क्या होता है बेटा, स्पोर बियरिंग बॉडी, यानी जो स्पोर को धारण करेगा, यानी जो बीजाणु को धारण करेगा वो क्या कहलाएगा, बीजाणु उद्भिद, और जो युग्मक को धारण करेगा ना वो युग्मक उद्भिद। तो ये क्या है, स्पोर बियरिंग बॉडी है। ठीक, गैमेटोफाइट क्या है बेटा, गैमेट बियरिंग बॉडी है। ठीक है, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट आपके क्या होते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बनाते हैं एक छोटा सा प्लांट।
मेरे पास क्या है, मेरे पास एक छोटा सा प्लांट है, ये मेरा एक प्लांट हो गया, ठीक। एंजियोस्पर्म प्लांट हैं तो रूट भी होगा, स्टेम भी होगा और उसकी लीव्स भी होंगी। तो ये हो गया मेरा एक छोटा सा प्लांट। कौन सा प्लांट है बेटा? ये है मेरा एक एंजियोस्पर्म प्लांट, ठीक, जिसको मैंने कहा था ये क्या होते हैं हमारे फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो अभी जो मेरी एक सेल को निकालोगे उसमें क्रोमोसोम के नंबर आप कितने पाओगे? 2n यानी 46। तो कोई एक ऑर्गेनिज्म होता है ना, तो उसकी सारी सेल्स जो होती हैं ना वो कैसी होती हैं बेटा? 2n होती हैं। मैं भी हूँ, ये पेड़ पौधे भी हैं, इनकी सेल्स को अभी आप कैसे देखोगे? इनकी सेल्स होंगी, एंजियोस्पर्म प्लांट की सारी सेल्स जो अभी कैसी हैं वो 2n है। यानी अभी प्लांट किस स्टेज में है? ये 2n स्टेज में है। और 2n स्टेज ही क्या है? आपकी स्पोरोफाइट स्टेज है। n स्टेज क्या है? आपकी गैमेटोफाइट। तो अभी मेरा प्लांट जो है ना वो किस स्टेज में है? अभी वो है बेटा 2n स्टेज में, यानी वो स्पोरोफाइट स्टेज में है। अब अगर ये प्लांट एंजियोस्पर्म है तो इसके अंदर क्या नज़र आएंगे बेटा? तो बोलोगे सर इसके अंदर फ्लावर नज़र आने चाहिए। चलो, इसके अंदर मान लिया हमारा ये क्या है? फ्लावर है, ठीक। फ्लावर ही एंजियोस्पर्म प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, यानी कि इसके जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होंगे, वो सबके सब कहाँ होंगे बेटा? वो होंगे फ्लावरिंग प्लांट्स के फ्लावर में, ठीक है। तो फ्लावरिंग प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो फ्लावर है, उसके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर में होते हैं। तो चलो बना ही लेते हैं एक तो। ये हो गया बेटा इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। ये हो गया फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक। तो देखो ये क्या है मेरे पास? ये मेरे पास एक फ्लावर है। ये फ्लावर भी कैसा होगा? अभी ये भी होगा बेटा 2n, क्योंकि इसमें भी कहीं मियोसिस हुई नहीं है। अब मैं आगे जाता हूँ, फिर मैं देखता हूँ इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर ये जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, चलो इसको लिख ही लेता हूँ। ये क्या है मेरा? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये क्या है बेटा? ये है मेरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो जो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसको आपने नाम दिया किसका? इसको नाम दिया आपने स्टैमेन का, ठीक। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है इसको आपने नाम दिया कार्पेल का या फिर पेस्टेल का, ठीक। ये भी कैसा है? 2n है। स्टैमेन भी कैसा है? अभी 2n है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ये कार्पेल भी कैसा है? अभी 2n है, ठीक। अब इसके अंदर होता है बेटा एक पार्ट जिसको आप कहते हो, इसकी एक स्टेमेन की एक सेल को मैंने कह दिया माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या नाम दिया? माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब स्टेमेन 2n है तो उसकी सेल भी कैसे होगी? 2n होगी। इसकी एक सेल को मैंने कह दिया बेटा मेगास्पोर मदर सेल। क्या नाम दिया मैंने? मेगास्पोर मदर सेल। अगर पिस्टिल 2n है तो इसकी ये सेल भी कैसे होगी? 2n होगी। चलो, अब इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में होगी मियोसिस एंड इस मेगास्पोर मदर सेल में भी क्या होगी? मियोसिस।
इसमें क्या कराया बेटा, मैंने कराया मियोसिस। ध्यान दोगे आप, यहाँ पर क्या हो रही है, मियोसिस। यहाँ पर भी क्या हो रही है, मियोसिस। ठीक है। तो इस माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर जो कि 2n है, अगर इसमें मियोसिस होगी तो इसमें क्या बनेंगे, n बनेंगे कि नहीं बनेंगे। जो सेल 2n थी उसमें मियोसिस कर दी मैंने तो वो बनी n, और इस n सेल को मैंने नाम दिया बेटा किसका, माइक्रोस्पोर का। किसका नाम दिया, माइक्रोस्पोर का, जिसको आप क्या कहते हो, n है। यहाँ पर मियोसिस जो हुई तो इसके 2n से भी क्या बनेंगे, मियोसिस के बाद n बनेंगे, जिसको नाम दिया बेटा मैंने किसका, मेगा स्पोर का। माइक्रोस्पोर एंड मेगा स्पोर। ठीक है। अब n में भी क्या हुई, माइटोसिस हुई। मेरी बात समझो ध्यान से। अगर मेरे पास एक 46 के सेल है, मैं इसमें मियोसिस कराता हूँ बेटा, 46 के सेल को मैंने 2n नाम दिया। अगर इसमें मैं मियोसिस कराता हूँ तो सेल्स कितनी हो जाएंगी, 23, 23, 23 एंड 23। 23, 23 की 4 हुई, सबको नाम दे दिया आपने किसका बेटा, n का। ठीक। मेरे मन में आया कि यार क्यों ना मैं इस सेल को बाहर निकालूं, मैंने निकाल लिया। अब मैं इसमें माइटोसिस चालू कर दूं। अगर मैं इसमें माइटोसिस चालू करता हूं बेटा, तब क्या बनता है, अरे भाई माइटोसिस क्या है, माइटोसिस एक ऐसा डिवीजन है जिसमें पेरेंट सेल के अंदर जितने क्रोमोसोम होंगे उतने ही क्रोमोसोम उनकी डॉटर सेल में होंगे। यानी इससे बनने वाली जो सेल्स होगी उसमें उतने ही क्रोमोसोम होंगे जितने ऊपर वाली में है ना। तो इसमें अगर मैं माइटोसिस कराऊंगा तो यहाँ पर जो सेल्स बनेंगी 2, वो सब भी कैसे होंगे बेटा, वो सब भी क्या होंगी, हैप्लॉइड होंगी। और ये भी कैसे थी, हैप्लॉइड। तो यहाँ पर सेंस ये निकल रहा है ना कि अगर हैप्लॉइड सेल में मैं माइटोसिस कराता हूँ तो बनती भी क्या है, हैप्लॉइड सेल ही बनती है। हैप्लॉइड में माइटोसिस के बाद भी क्या बनेगी, हैप्लॉइड सेल ही बनेगी। तो सेम ऐसे यहाँ देखो माइक्रोस्पोर भी कैसा है बेटा, ये आपका हैप्लॉइड है कि नहीं है, हाँ सर हैप्लॉइड है। मेगा स्पोर कैसा है, हैप्लॉइड है कि नहीं है, आप बोलोगे हाँ सर है हैप्लॉइड। तो अगर मैं इसमें माइटोसिस करा दूँ, मेगा स्पोर में भी मैंने क्या करा दिया, मेगा स्पोर में भी मैंने माइटोसिस करा दिया। सेम ऐसे ही मैंने माइक्रोस्पोर में भी क्या करा दिया, माइटोसिस करा दिया। तो माइटोसिस से सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाली सेल्स बनती हैं। तो ये n था तो यहाँ भी क्या बनेगा, n बनेगा। इसको मैंने नाम दे दिया बेटा किसका, एम्ब्रियो सैक का। यहाँ से बनेगा बेटा पॉलन ग्रेन। ठीक। एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या मौजूद होगा, एम्ब्रियो सैक के अंदर मौजूद होगी एग सेल। क्या होगी बेटा, एग सेल। एग सेल जो है वो क्या है, वो फीमेल गैमेट है। अब फीमेल गैमेट को जो धारण करने वाली संरचना है एम्ब्रियो सैक, वो भी कैसी है, n है ना। तो इस फीमेल गैमेट को धारण करने वाली जो संरचना है एम्ब्रियो सैक, असल में वो क्या है, वो भी तो गैमेटोफाइट है, लेकिन कैसा गैमेटोफाइट है बेटा, वो फीमेल का गैमेटोफाइट है। मेल के अंदर ये जो पॉलन ग्रेन है इसके अंदर क्या होंगे बेटा, इसके अंदर होते हैं मेल गैमेट्स। तो ये जो मेल गैमेट है ये कहाँ नजर आएगा मुझे, तो सर पॉलन ग्रेन में नजर आएगा। तो पॉलन ग्रेन वो स्ट्रक्चर हुआ ना जो गैमेट को धारण कर रहा है। तो गैमेट को धारण करने वाला ही क्या होता है, गैमेटोफाइट होता है। अगर ये मेल गैमेट को धारण कर रहा है तो मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेट को धारण कर रहा है तो फीमेल गैमेटोफाइट। बात समझ आ रही है। जहाँ तक अभी ये 2n स्टेज में था वहाँ तक ये क्या था बेटा, स्पोरोफाइट था। जैसे ही इसमें मियोसिस हुई, मियोसिस होने के बाद जैसे ही इसमें n स्टेज आई, यानी जैसे ये हैप्लॉइड हुआ, ये सारी चीज़ें किस में कवर हो गई, अब गैमेटोफाइट में। तो गैमेटोफाइट वो स्ट्रक्चर है जो किसको धारण करता है, गैमेट को। तो ये वो स्ट्रक्चर, एम्ब्रियो सैक वो संरचना है ना जिसके अंदर क्या होता है, वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या होता है, एक सेल होती है, एक सेल ही फीमेल गैमेट है, और ये क्या है, मेल गैमेट है। तो जिसके अंदर फीमेल गैमेट होगा वो फीमेल गैमेटोफाइट, जिसके अंदर मेल गैमेट होगा वो मेल गैमेटोफाइट। इज दैट क्लियर। अभी यहाँ तक तो क्लियर है कि मेरे पास एक 2n स्टेज थी, उसमें मैंने मियोसिस कराई। अब मेरे पास कैसी स्टेज आ गई है बेटा, n स्टेज आ गई है। ठीक है। अब आगे क्या होगा वो समझते हैं। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का होता है फ्यूजन। ये एग सेल ही क्या है बेटा, आपका फीमेल गैमेट है।
इनका कराया मैंने फ्यूज़न। इनका फ्यूज़न कराने का मतलब है कि इसको और इसको मैंने फ्यूज़ कराया। फ्यूज़ कराने की प्रोसेस को आप क्या कहते हैं बेटा? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है? फर्टिलाइजेशन से बनता है जाइगोट, जैसा अभी हम लोग पहले देख चुके हैं। ये भी यन था बेटा। एग सेल भी कैसी है? यन है। व्हेन एक यन दूसरे यन से कंबाइन करता है तो क्या बनाता है? एक 2n स्ट्रक्चर बनाता है। यन और यन मिलकर क्या बनाएंगे? एक 2n, और इस 2n को आपने क्या नाम दिया? जाइगोट का। अब इस जाइगोट में फिर से क्या होने लगेगी बेटा? इसमें होगी माइटोसिस। तो अगर एक 2n में फिर से माइटोसिस हो रही है तो आने वाली स्ट्रक्चर कैसी होगी? 2n होगी कि n होगी? अरे माइटोसिस में क्या होता है? क्रोमोसोम के नंबर इक्वल होते हैं, तो 2n वाली यहाँ पर है, उसमें माइटोसिस करा रहे हैं, तो आगे वाली जो स्ट्रक्चर आएगी वो भी कैसे होगी? 2n। तो इसमें माइटोसिस होगी, लगातार एक सेल से कई सारी सेल्स बन जाएंगी। 1 से 2 बनेगी, 2 से 4 बनेगी, 4 से 16, फिर 32, 64, फिर 128, फिर ऐसा करते हुए बढ़ती हुई चली जाएगी बेटा। तो इस 2n के जाइगोट में जब माइटोसिस कराई मैंने तो यहाँ पर क्या बना? एक स्ट्रक्चर बना जिसको मैंने कह दिया क्या है? ये एम्ब्रियो है। ये 2n वाला जाइगोट था, इसमें माइटोसिस हुई तो ये एम्ब्रियो भी कैसा होगा बेटा? ये भी होगा हमारा 2n। ठीक है। अब इस एम्ब्रियो में मैं क्या कराता हूँ? इस एम्ब्रियो का मैं कहलाता हूँ डेवलपमेंट। इसका क्या होता है? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। एंड अगेन डेवलपमेंट में फिर से कौन सी प्रोसेस होनी है? माइटोसिस होनी है। तो यानी 2n में फिर से माइटोसिस करा के मैं क्या बनाता हूँ? एक नया ऑर्गेनिज्म बनाता हूँ, यानी एक नया एंजियोस्पर्म प्लांट बनाता हूँ। ठीक है। तो ये जो प्लांट मेरा बना था इसी के जैसा मैंने ये सारी प्रोसेस कराते हुए इसी के जैसा एक नया प्लांट बना लिया कि नहीं बना लिया? अब देखो इसमें क्या आया है, देखो कुछ दूर तक ये मेरा 2n था। कहाँ तक था? तो सर यहाँ तक था। जहाँ तक इसमें मियोसिस नहीं हुई थी यहाँ तक ये कैसा था? इसके पहले तक ये 2n था। उसके बाद क्या हुआ सर? फिर मियोसिस हो गई, ये हो गया n में। फिर कुछ दूर तक n में था, फिर जैसे हुआ फर्टिलाइजेशन अगेन ये किस में चेंज हो गया? 2n में। देखो यहाँ पर n था, यहाँ पर भी क्या था? ये n था। दोनों कंबाइन हुए क्या बन गया? 2n बन गया। 2n बनने के बाद अगेन किस में आ गया? डिप्लॉयड स्टेज में आ गया। तो यहाँ तक आपकी डिप्लॉयड स्टेज है, यानी द्विगुणित अवस्था है। फिर कैसे हुई? हेप्लॉयड आई। हेप्लॉयड के बाद फिर से कैसी आ गई? डिप्लॉयड। तो देखो एक प्लांट के अंदर फ्लावर था, फ्लावर के अंदर स्टेमन था, स्टेमन के साथ साथ में कार्पेल भी था, कार्पेल के अंदर बना मेगा स्पोर, स्टेमन के अंदर बना माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर से बना मेल गैमेट, मेगा स्पोर से बना एग सेल। इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना, फिर से एक नया प्लांट बन गया। ठीक है। तो एक ऑर्गेनिज्म ने अपने जैसा एक दूसरा ऑर्गेनिज्म बनाया कि नहीं बनाया? तो बोलोगे सर बना दिया। तो ये पूरी लाइफ साइकिल चली है ना, एक प्लांट से दोबारा क्या बना है? एक प्लांट बना है। लेकिन इस पूरे लाइफ साइकिल में आपको दो तरीके की स्टेज देखने को मिली है। एक है बेटा 2n स्टेज एंड दूसरी है n स्टेज। तो 2n स्टेज कहाँ तक है? तो सर आप यहाँ से यहाँ तक बोल रहे हैं, ये भी क्या है? 2n स्टेज है। तो ये हो गई आपकी स्पोरोफाइट। फिर आती है आपकी n स्टेज, और n स्टेज को आपने क्या नाम दे दिया बेटा? गैमेटोफाइट स्टेज। गैमेटोफाइट के बाद फिर से क्या आ गया बेटा? स्पोरोफाइट। तो ये जो आपको इधर दिख रहा है ना, ये पूरा ये आपका स्पोरोफाइट स्टेज है। कौन सा स्टेज है? स्पोरोफाइट स्टेज। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सा स्टेज है बेटा? तो ये है आपका गैमेटोफाइट स्टेज। ठीक। स्पोरोफाइट स्टेज 2n स्टेज होता है, यानी डिप्लॉयड होता है। गैमेटोफाइट स्टेज n होता है, यानी कैसा होता है बेटा? ये हैप्लॉयड होता है। ठीक। अब मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एंजियोस्पर्म प्लांट में क्या होती है स्पोरोफाइट स्टेज एंड क्या होती है उसकी गैमेटोफाइट स्टेज। ठीक है। यहाँ से आप समझ लीजिए कि स्पोरोफाइट स्टेज वो है जो डिप्लॉयड होगी, गैमेटोफाइट स्टेज वो है जो हैप्लॉयड होगी। तो एक प्लांट के जीवन में देखो यहाँ तक 2n स्टेज थी, स्पोरोफाइट थी, फिर से गैमेटोफाइट आई और फिर से क्या आई? स्पोरोफाइट आई। तो इसको आप कहते हो बेटा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हिंदी में इसको पीढ़ी एकांतरण कहते हो। एक प्लांट पहले स्पोरोफाइट में होता है, वो गैमेटोफाइट में जाता है, गैमेटोफाइट से फिर से वो कहाँ जाता है? स्पोरोफाइट में जाता है। अब आप जरा ये बताओ कि ये जो मेरा एंजियोस्पर्म प्लांट है इसमें ज़्यादा टाइम तक कौन सी स्टेज रहेगी? ज़्यादा टाइम तक स्पोरोफाइट होगा कि ज़्यादा टाइम तक गैमेटोफाइट होगा?
कहोगे सर ये सारी चीज़ें होने में यहाँ पर एक एम्ब्रियो बनता है, फिर उससे एक प्लांट बनेगा। एक एम्ब्रियो कहाँ होता है? सीड के अंदर, बीज के अंदर होता है ना। बीज से एक प्लांट बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। प्लांट बनेगा, फिर उसके बाद डेवलप होगा, उसमें फूल आएंगे, तब जाके उसमें कहीं ये सारी प्रोसेस चलेंगी। तो बीज कैसा होता है बेटा? वो उसमें एम्ब्रियो होता है तो 2n होता है। तो यानी ये वाला जो स्टेज है ना, ये काफ़ी टाइम तक चलेगा। देखो यहाँ से यहाँ तक एक लंबा टाइम है कि नहीं? तो स्पोरोफाइट स्टेज एंजियोस्पर्म प्लांट में ज़्यादा टाइम तक रहती है और गैमेटोफाइट स्टेज इसकी बहुत कम टाइम तक रहती है। तो कोई एक प्लांट है, अगर स्पोरोफाइट स्टेज में ज़्यादा टाइम तक है तो उसको आप क्या कहोगे? स्पोरोफिटिक प्लांट। अगर कोई एक प्लांट है वो ज़्यादा टाइम तक किस में है? गैमेटोफाइट में है, तो उसको आप क्या कहोगे? गैमेटोफिटिक प्लांट। जैसा अभी स्टार्टिंग मैंने कहा था ना, एल्गी होता है, ब्रायोफाइटा होता है, प्लांट के अलग अलग प्रकार होते हैं। 5 कैटेगरी में आपने डिवाइड किया। आपने एल्गी बनाया, आपने ब्रायोफाइटा, आपने टेडोफाइटा, आपने जिम्नोस्पर्म, उसके बाद में आपने एंजियोस्पर्म बनाया था। तो जो एल्गी और ब्रायोफाइटा है ना, उनमें मेन प्लांट जो होता है ना, वो ज़्यादातर किस स्टेज में होता है? गैमेटोफाइट स्टेज में होता है। और उसका अपोजिट अगर आप देखोगे कि जो आपके टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इसमें प्लांट जो है ना वो ज़्यादा टाइम तक किस में रहता है? स्पोरोफाइट स्टेज में। ठीक, तो जिस स्टेज में वो ज़्यादा टाइम तक रहता है उसी को हम क्या कह देते हैं कि वो उसी स्टेज का प्लांट है। तो इसका जो एंजियोस्पर्म का जो मेन प्लांट होता है, मेन प्लांट बेटा किस स्टेज में? तो सर मेन प्लांट होगा स्पोरोफिटिक स्टेज में। यानी 2n स्टेज में। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जिन्होंने अभी अभी क्लास 12th में एंट्री की है। ठीक है। आप लोग ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिएगा, सहयोग बनाए रखिएगा। हम लोग इसी तरीके से क्लास बाय क्लास हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक। और NCERT ही आपकी सब कुछ है। ठीक है। वो अभी के लिए भी, आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए भी, जो आपके CBSE या स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम्स होंगे उसके लिए भी, और साथ साथ में आपके नीट वगैरह के एग्ज़ाम्स के लिए भी क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो हम लोग इसी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है। तो फिलहाल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।